गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पाठ 5 संभवतः ये अंतिम पाठ भी है आपका। देखें, अभी आपको हो सकता है किसी 5 पाठ और भी दिए हों, लेकिन ये मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, तो कुछ किताबों में आपको 7 पाठ भी दिया है, 7-8 पाठ दिया है, और इसमें जो है आपका एकदम संशोधित जो है 5 पाठ ही दिया गया है। और हम मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुद्रण। मुद्रण क्या है? मुद्रण का तात्पर्य यह है, हमारे बीच विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, जर्नल्स, मैगजीन्स, समाचार पत्र, किताबें आदि जो कि सामने हैं, ये सब मुद्रित हैं और इन सब के मिले हुए रूप को मुद्रण संस्कृत कहा जाता है। और मुद्रण के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। जो भी सामग्री आपको पेपरों पर, चाहे वह अखबार हो, चाहे पाठ्य पुस्तकें हों, कैलेंडर्स हों, ये सब मुद्रण संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इस मुद्रण संस्कृति के अतिरिक्त भी एक युग था, जब कि हम मुद्रण के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। उस समय जो कार्य होते थे हाथों से किए जाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं मुद्रण संस्कृति का भी अपना एक इतिहास है। मुद्रण संस्कृति के पहले चमड़े पर या जैतून के पत्तों पर या विभिन्न प्रकार के जो लेख लिखे जाते थे, उनको पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि हाथों से लिखी गई पुस्तक, जो कार्य हम हाथों से लिख करके करते थे और उनका मुद्रण नहीं होता था, तो उनको हम पांडुलिपि कहते हैं। कभी कभी होता है, पूछा भी जाता है कि पांडुलिपि क्या है। पांडुलिपियों का रख रखाव बहुत दुभर होता था, बहुत ही मुश्किल भरा कार्य होता था, और उनको देखने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी। कभी कभी उनकी स्याहियाँ या लिखावट धुंधली पड़ जाती थी और वे जल्द ही खराब भी हो जाती थी। तो हम इसी माध्यम से थोड़ा सा आगे चलते हैं। शुरुआती छपी किताबें। तो जब पांडुलिपियों का जमाना था, उस समय शुरुआती दौर में पारंपरिक चीनी किताब एक कार्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। तो मुद्रण की कला का विकास सर्वप्रथम चाइना में हुआ और चाइना से पश्चिमी एशिया, यूरोप होते हुए
भारत में भी पहुंचा। इस तरह से यह तमाम देशों में पहुंचा। तो चीन की पारंपरिक मुद्रण कला जो थी एकार्डियन शैली की होती थी, क्योंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों ओर छपाई करना संभव नहीं था। किताबों का सुलेखन करने वाले लोग इसे बहुत ही सुंदर ढंग से सजाते थे। ये सुलेखन क्या होता है? सु माने अच्छा, सुंदर, और लेखन माने लिखना। सुंदर लिखाई करने वाले होते थे। उन किताबों को अपने ढंग से अच्छी तरह से करीने से सजाते थे। क्या बात है। और जिसके परिणाम स्वरूप संस्कृत में बदलाव हुआ। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। सन 594 ईस्वी से चीन में अस्थाई स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। होता क्या था, एक फ्रेम बना लेते थे, फ्रेम पे अक्षरों को उकेर लिया जाता था और उस पर स्याही लगा करके उन उकेरे हुए अक्षरों पर, जैसे आप आजकल मुहर देखते हैं, वही चीज है। उसी प्रकार फ्रेम में और विशेष प्रकार उसको ठप्पे के जैसा, मुहर के जैसा मार करके छपाई का कार्य स्याही पर लगा देते। हाँ, शुरुआती दौर में चलता था। आज लोग शादी विवाह का कार्ड छपाने जाते हैं तो उसमें भी देखें वही होता है, फ्रेम तैयार करता है और वो उस पर जो है कलर दे देता है, कलर प्रिंट। हाँ, प्रिंट लगा रहता है और वह उस पर देता जाता है। यस सर। अब उसके बाद हम लोग शुरुआती किताबों के बारे में बात करते हैं कि शुरुआत में कौन सी किताबें छपकर हमारे सामने आई। पारंपरिक चीनी किताब एकार्डियन शैली में मोड़ करके किनारों को बनाई जाती थी और ये सब सुलेखन के द्वारा किया जाता था। तो यह आप जान गए। इसके बाद हम आते हैं चीन में मुद्रण। अगला पॉइंट, चीन में मुद्रण। तो 17वीं शताब्दी तक चीन में शहरी संस्कृति का विकास, मुद्रण कला के विविधता आई। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, काल्पनिक जिसका कोई आधार न हो, जो कल्पनाओं पर आधारित हो, कपोल कल्पित। क्या बात। जैसे आप बचपन में अगर सुने होंगे तो नानी मौसी से अपने या चाची से, बुआ से कहानियाँ कहते हो, किससे सुनो, तो वो कपोल कल्पित होती हैं, उनका दुनिया में कहीं अस्तित्व नहीं होता है। तो ऐसी कहानियों को उस समय मुद्रित किया जाने लगा। कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। 19वीं शताब्दी के अंत तक पश्चिमी शक्तियों के द्वारा चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघाई प्रिंट संस्कृत का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे यांत्रिक मशीनों ने ले लिया। इसके साथ अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, जापान में मुद्रण कला का विकास। जापान में मुद्रण कला तकनीक का प्रसार 768 से 70 ईस्वी में चीनी बौद्ध प्रचारकों के द्वारा हुआ। डायमंड सूत्र जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है, जिसकी छपाई सन 868 में हुई थी।
तो जापान में मुद्रण कला कैसे पहुंची? चीन के जो बौद्ध विचारक थे, ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जापान गए और इन्होंने, जैसे कि आपको पिछले अध्याय में बताया गया, भूमंडलीकृत विश्व में, तो उसको याद करें आप कि जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारी चीजें न चाहते हुए भी ले जाते हैं। तो ये बौद्ध भिक्षु भी मुद्रण कला को चीन से जापान पहुंचाने में अहम योगदान किया। मध्यकालीन जापान में कवियों और गद्य लेखकों के कार्य नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते थे और किताबें सस्ती और प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में थी। दृश्य सामग्रियों की छपाई के कारण दिलचस्प प्रकाशन प्रथाओं का आगाज हुआ। तो प्रेस के आने से, मुद्रण संस्कृत के आने से, जो कि पांडुलिपियां आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, इनकी प्रतियों की संख्या बढ़ गई और ये लोगों को आसानी से उपलब्ध होने लगी। यूरोप में मुद्रण का आना। नेक्स्ट है आपका यूरोप में मुद्रण का आना। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे। 1295 ईस्वी में मार्को पोलो इटली आया तो वह चीन से काठ की तख्ती अर्थात वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक की प्रक्रिया को भी अपने साथ लेकर आया। जो मार्को पोलो था, जब वह 1295 में इटली आया तो छपाई वाला जो ब्लॉक था वह अपने साथ लेकर के आया। इटली वासियों ने लकड़ी के ब्लॉकों वाली छपाई के साथ पुस्तकों का निर्माण शुरू कर दिया। विलासी संस्करणों को महंगे बेलम या चर्म पर लिखा गया, चर्मित चमड़े पर, जिसका अर्थ कुलीन वर्गों के लिए था। पुस्तक की मांग में वृद्धि के साथ पुस्तक विक्रेताओं ने पांडुलिपियों के उत्पादन के लिए लेखकों को नियुक्त किया। जब पुस्तकों की डिमांड बढ़ने लगी तो पुस्तकों को, किताबों को बेचने वालों ने अपने लिए किताब लिखने वालों को, आज भी है, आप देखते हैं तमाम प्रकाशन फैले हुए हैं। तो ये प्रकाशन जो है, प्रकाशक जो हैं, प्रकाशक माने प्रकाशित करने वाला, प्रकाशन माने जहाँ से प्रकाशित होती हैं किताबें। तो ये इनको भी तो राइटर चाहिए। आप किताबों में देखते हैं फला राइटर फला, तो फला फला राइटर की किताबें जो होती है तो कोई प्रकाशक उसको प्रकाशित करता है जिसके माध्यम से हमारे आप तक पहुँचती। ठीक उसी तरह तत्कालीन समाज में प्रकाशकों ने क्या किया? प्रकाशकों ने पुस्तकों को लिखने के लिए, कहानियों को लिखने के लिए उस समय जो डिमांड थी, डिमांड को पूरा करने के लिए लेखकों की नियुक्ति किया। विभिन्न स्थानों पर पुस्तक मेले की व्यवस्था की गई। पुस्तकों की बढ़ती मांगों के साथ लकड़ी ब्लॉक प्रिंटिंग और अधिक लोकप्रिय हो गई। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग कपड़ों को प्रिंट करने, ताश के पत्ते बनाने और धार्मिक चित्रों के लिए किया गया। एक जर्मन व्यापारी
जोहान गुटनबर्ग के पुत्र ने पहली बार 1430 के दशक में छपाई प्रेस का विकास किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और साँचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। इसके द्वारा जो पहली किताब छापी गई वह बाइबिल थी। इसके बाद 1450 से 1550 के बीच यूरोप के अधिकांश देशों में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं मुद्रण क्रांति और प्रभाव। मुद्रण क्रांति और प्रभाव। मुद्रण का आविष्कार तकनीकी ड्रिफ्ट से नाटकीय बदलाव की शुरुआत था। पुस्तकों के आगमन के साथ प्रबुद्ध वर्ग लोग किताबों को पढ़ करके अपना ज्ञानार्जन कर रहे थे और लोग पुस्तक उत्पादन के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस तरह से लोगों की जिंदगी बदल रही थी। इसके कारण सूचना और ज्ञान से, संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। नेक्स्ट है आपका नया पाठक वर्ग। नेक्स्ट है आपका नया पाठक वर्ग। मुद्रण के आने से, छपाई का कार्य शुरू होने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हो गया। मुद्रण ने पुस्तकों की लागत कम कर दी। जब ज़्यादा मात्रा में पुस्तकें मुद्रित होने लगी तो उनकी कीमत कम होने लगी और यह अधिक से अधिक हाथों तक, लोगों तक पहुंचने लगी। इस तरह से जो किताबें नहीं पढ़ सकते थे उनको भी किताबें मिलने लगी। ऐसे लोग पुस्तकों को पढ़ने से ज़्यादा सुनने का आनंद उठाते थे। पुस्तक में गीत, कहानियों को अधिकतर तस्वीरों के साथ छापना इनकी आवश्यकताओं और संतुष्टि की पूर्ति करता था। नेक्स्ट है आपका धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। मुद्रण संस्कृत के नवाचार, सामान्यतः विचारों और वाद विवादों हेतु नए विश्व की एक अवधारणा प्रस्तुत करती है, जिसमें नए विचारों का उद्भव होता है और यह आशंका की यदि इन विचारों को प्रकाशित करने से विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है और इस विद्रोह पर कोई नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो मूल्यवादी साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। यह अराजकता धार्मिक रूढ़िवादी लेखकों एवं विचारों के द्वारा फैलती है। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन के कैथोलिक चर्च की कुरीतियों जो रीतियां मतलब समझ रहे हैं, जो परंपरागत से चली आ रही हो। आप देखते हैं चाहे तत्कालीन समाज रहा हो चाहे आज का आधुनिक समाज, कुछ न कुछ जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसमें कुछ न कुछ रूढ़िवादिता आ जाती है, कुरीतियाँ। जैसे आप आज देख लें बाल भ्रूण हत्या या दहेज प्रथा, यह सब क्या है? सामाजिक कुरीतियाँ। उसी तरह जो कैथोलिक धर्म की कुरीतियाँ थी, कुविचार थे, उनके ऊपर मार्टिन लूथर ने 95 संस्थाएं
नामक एक पुस्तक लिखी, थीसिस लिखी, 1905 थीसिस। लूथर के लेखों की बड़ी संख्या में पुनः प्रकाशित किया गया और व्यापक रूप से पढ़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। प्रोटेस्टेंट धर्म, प्रोटेस्टेंट का अर्थ होता है नई विचारधारा, सुधरा हुआ रूप। जो कैथोलिक धर्म था उसका सुधरा हुआ नया रूप प्रोटेस्टेंट धर्म कहलाता है। यह कैसे संभव हुआ? मार्टिन लूथर का लेख आने के बाद, लोगों के पढ़ने के बाद, उनमें जागरूकता आने के बाद। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं शताब्दी में मेनोकिया ने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबिल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के विषय में ऐसे विचार बनाए कि कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने इंक्विजिशन, धर्म द्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू किया, तो मेनोकियों को मार दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर अनेक तरह से नियंत्रण लगाए। इरेस्मस, जो एक लातिन विद्वान और कैथोलिक सुधारक था, ने मुद्रण के विषय में गहरी चिंता व्यक्त की। उसके बाद आपका आता है पढ़ने का जुनून। पढ़ने का जुनून 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप के कई देशों में साक्षरता में वृद्धि हो गई। साक्षरता क्या है? किसी भी भाषा को सामान्य रूप से पढ़ना, लिखना और समझना साक्षरता कहलाती है। तो वह कोई भी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भाषा को सामान्य रूप से पढ़ना, लिखना और समझना साक्षरता कहलाती है। तो 17वीं 18वीं सदी जो थी उसमें साक्षरता थोड़ा बढ़ी और विभिन्न समुदायों के चर्चों ने गांवों में स्कूल स्थापित किए। किसान कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक लोगों को पढ़ने के लिए किताबें चाहिए थी। इसके लिए मुद्रक अधिक से अधिक किताबें छापने लगे। नेक्स्ट है आपका साहित्य के नए रूपों का परिचय। साहित्य के नए रूपों का परिचय पाठकों की रुचि को, पाठकों पढ़ने वालों की रुचि को, उनकी मांग को, उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार की साहित्यिक पुस्तकों की रचना की जाने लगी। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अतिरिक्त लोक गाथा, लोकगीत और मनोरंजन हुआ करते थे। अभी आप लोग भी देखते हैं कि आपके विद्यालय में वर्ष में 4-6 बुक सेलर आते हैं, जो कि कभी मैप है, कभी कुछ है, कभी लोकगीत की किताब है, कभी जीके का है, लेकर आते हैं और कहते हैं 25 रुपये किताब, 20 रुपये में, 15 रुपये, और आपके विद्यालयों में बेच कर जाओ। तो ठीक उसी तरह उस समय प्रकाशकों ने अपनी किताबों को बेचने के लिए और अधिक से अधिक ग्राहकों को पकड़ने के लिए फेरी वालों को, जो कि जा कर के जगह जगह किताबों को बेच सकें, ऐसी व्यवस्था किया। इंग्लैंड ने
पेनी चैक बुक्स को बेचा जाता था। ये किताबें काफ़ी सस्ती होती थी, जिन्हें गरीब लोग आसानी से खरीद कर पढ़ सकते थे। इसी प्रकार की फ्रांस की पुस्तक बिब्लियोथीक ब्लू थी, जो कि नीली जिल्द में बधी व सस्ते कागज पर छपी होती थी। यह इसका ऊपर का कवर जो था नीले रंग का था और छपाई जो है बेहद ही सस्ते कागज पर की जाती थी, जिससे कि इसकी कीमत कम हो। थॉमस पेन, वॉल्टेयर और रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें अत्यधिक मात्रा में छपी और पढ़ी जाने लगी। यह अवधि वैज्ञानिक आविष्कारों का काल था, जिसमें आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के आविष्कारों के बारे में बड़े पैमाने पर छापा जाने लगा। उसके बाद आपका है किताबों की शक्ति। 18वीं शताब्दी के मध्य बहुत से लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया को बदल सकती हैं। किताबें जो हैं दुनिया का काया कल्प कर सकती हैं, समाज को तानाशाही से मुक्त कर सकती हैं और एक ऐसा समाज बन सकता है जो तर्क और बुद्धि से शासन करे। आप जानते हैं, पढ़े लिखे लोग अपने अधिकारों को अच्छी तरह जानते हैं और शोषण को कम पसंद करते हैं। जब उनको ज्ञात होता है कि हमारा शोषण होता है तो वह बिल्कुल बजा देते हैं। और जब लोग जागरूक होंगे तो नए विचार तर्क समाज में आते हैं और इससे समाज का कल्याण होता है। और यही वजह है कि इन कालों में बहुत सारी क्रांतियां भी हुई। नेक्स्ट, आज का अंतिम आपका पॉइंट है मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। अब देखें, मैंने जैसा कि बताया कि जागरूकता क्रांतियों का एक बहुत बड़ा माध्यम होती है। तो मुद्रण संस्कृति का फ्रांसीसी क्रांति पर भी असर पड़ा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति मुद्रण संस्कृति की ही देन है। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि ये फ्रांस की जो क्रांति थी, ये फ्रांस की क्रांति मुद्रण संस्कृति की देन है। इस संदर्भ में इतिहासकारों ने 3 तर्क दिए हैं। कितने तर्क दिए हैं? 3 तर्क दिए हैं। नंबर 1, मुद्रण कला के विकास के कारण बौद्धिक चिंतनों के विचार का निरंकुशवाद पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करता। दूसरा है, मुद्रण तकनीक ने वाद विवाद संवाद की नई परिपाटी शुरू करना, प्राचीन धार्मिक मूल्यों, संस्थाओं और रीति रिवाजों पर लोगों के बीच बहस और पुनर्मूल्यांकन का दौर शुरू होना, और 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाली साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन होना। अब आपका पार्ट 1 यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद कल हम 19वीं शताब्दी में मुद्रण संस्कृति के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट डे, गुड बाय।